नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के द्वारा, और बायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट अपन सेकंड डिस्कस करेंगे। कल अपन ने देखा था 17 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, उसमें से 18 नंबर क्वेश्चन अचानक से लाइट चली गई थी, जिसके कारण से मैंने बीच में छोड़ा था। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अगर आप देखोगे, स्टील इंक्लूड्स, स्टील में कौन से पार्ट पाए जाते हैं जिसे रंभ के नाम से भी जानते हैं। रंभ, शायद इसको रंभ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टील के अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसमें एंडोडर्मिस वाली लेयर होती है एक तो, और एंडोडर्मिस के अंदर एक सिंगल लेयर होती है पेरिसाइकिल की। तो पेरिसाइकिल से स्टार्ट होता है और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, एंडोडर्मिस ये भी नहीं है, पेरिसाइकिल आना चाहिए। पेरिसाइकिल से स्टार्ट है, वेस्कुलर बंडल है एंड पिथ है। तो ये जो ऑप्शन है वो सभी राइट है। इसका मतलब किसी भी स्टील के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं वो पेरिसाइकिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है और सेंटर वाला पिथ पाया जाता है, तो उसे स्टील कहते हैं। स्टील जो टर्म है खास तौर से कहाँ से आया था, ये पहले पिलर से लिया हुआ है। पिलर, स्टील का मतलब होता है पिलर। पिलर का मतलब कोई भी चीज़ को स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए जो पिलर के स्तंभ के रूप में काम करता है उसे स्तंभ कहते हैं या स्टील कहते हैं। और पिलर को मेन जो एम है वो वेस्कुलर बंडल, जो खास तौर से जो टर्म है वो यूज में आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे देखो ये मैंने कहा ना, रंभ जो दिया हुआ है आंसर रंभ, और यहाँ पर आ जाएगा अंतस्त्वचा, ये प्रीरंभ, सवनपुल और मज्जा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में देखोगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम का कैरेक्टर नहीं है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे वेस्कुलर बंडल आर स्केटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। बंडल शीथ प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कोलेटरल एंड क्लोज्ड भी होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाई जाती है वेस्कुलर बंडल में, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। ये तो तीनों सही ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है और गलत ही इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप देखोगे, मोनोडेल्फस स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मोनोडेल्फस का मतलब होता है कि जो स्टेमन होते हैं फ्लावर के अंदर, यहाँ से इसमें जो एंथर निकलते हैं वो आपस में सभी जुड़े हुए हो इस प्रकार से, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हो, एक संघी के रूप में पाए जाते हो। जैसे हिंदी में देखेंगे, एक संघी पुंकेसर, सभी पुंकेसर जो है एक साथ मिलकर एक मोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नलिका रूपी संरचना बना लेते हैं। तो ये जो विशेषता है ये अपन किसकी जानते हैं, जो गुड़हल है, ठीक है ना, किसमें, गुड़हल की जो स्टेमन आपने देखा होगा तो उसके अंदर कैसा पाया जाता है, मोनोडेल्फस होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, हिबिस्कस। 24 नंबर देखोगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है। पहली बात तो ये कि साइजोकार्पिक फ्रूट होते कैसे हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट जो है वो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे अपन देखेंगे, जो धनिया फैमिली है, ठीक है ना, और गाजर फैमिली अपन कह सकते हैं, धनिया फैमिली अपन कह सकते हैं, उनके अंदर कुछ इस प्रकार के फ्रूट होते हैं जो दो हाल के अंदर बटे होते हैं, है ना, मीरोकार्पिक कहते हैं, मीजोकार्पिक कहते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं, और एक एम्ब्रियो इसमें होता है और एक एम्ब्रियो इसमें होता है। इसका मतलब जब धनिए का बीज को आप उगाओ तो दो पार्ट में तोड़कर आप उसको उगा सकते हो, एक प्लांट इससे निकलेगा और एक प्लांट इससे निकलेगा। तो इस प्रकार का जो फ्रूट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो साइजोकार्पिक फ्रूट में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर रेगमा, क्रीमोकार्प और लेमेंटम। यहाँ पे पूछा है नोट एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर
ब्लास्टा जो है, ब्लास्टा में खास तौर से जैसे अपन देखेंगे अनार में जो टेस्टा पार्ट है, सीड का जो आउटर लेयर होता है टेस्टा, वो कैसा होता है, फ्लेजी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, खाने योग्य भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा फ्रूट है वो इसमें नहीं पाया जाता अनार वालों में, या अपन कह सकते हैं ब्लाउस्टा के अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि रेगमा और इन सब में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे पहले अपन 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन में द कॉर्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन, ठीक है ना। कॉर्क का निर्माण किस लेयर से होता है, कौन से सोमेटिक सेल से होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, तो आपको याद रखना है फेलोजन से होता है। इस फेलोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो फेलम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है, आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है। आईसीआर नेट के एग्जाम के अंदर भी मैंने इसको क्वेश्चन को देखा है। तो जो कॉर्क होती है, स्टेम की आउटर लेयर जो होती है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क जो बनता है वो किससे बनता है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है। और कॉर्क कैम्बियम को अपन क्या कहते हैं, फेलोजन कहते हैं। फेलोजन का ही दूसरा जो नाम है वो क्या है, आपको फेलम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, फेलम। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। देखो आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो हमेशा यही रहता है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो हमेशा इसी प्रकार से पूछा जाता है, नॉट रॉन्ग, रॉन्ग, ट्रू, नॉट ट्रू, है ना। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन रीड करो आप एग्जाम के अंदर, तो नोट या यस जो टर्म है, ट्रू या नॉट ट्रू है, रॉन्ग है या यस है, जो भी आता है उसको पहले आप क्या कर लो, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो अपने अकॉर्डिंग, ताकि समझ सको, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ द वर्टिसिलेटर्स इनफ्लोरेसेंस। वर्टिसिलेटर्स इनफ्लोरेसेंस जो है वो खास तौर से जो लेमिएसी कुल है, लेबियसी या लेमिएटी कुल के नाम से अपन जानते हैं, तुलसी कुल, लेबिएटी कुल कहते हैं अपन इसको, तुलसी कुल के अंदर देखने को मिलता है। इनके अंदर आपने देखा होगा तो किस प्रकार की पाई जाती है, एक इस प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस होती है और इनमें फूल जो है, फ्लावर छोटे छोटे गुच्छों के रूप में इस प्रकार से लगते जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, एक्रोपेटल तल में इस प्रकार से लंबी देखने को मिलते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्टिसिलेटर्स इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो मैंथा मतलब जो पुदीना आता है वो भी इसी में आता है, और ओसिमम यहाँ पर देखोगे आप सीधा ही, तो यहाँ पर ओसिमम तुलसी दी है, तो ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। ये दोनों ही कैसे हैं, इसी के एग्जाम्पल है, इसलिए क्लियर आंसर नहीं है इसमें, दो आंसर दिए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन को आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्टिसिलेटर का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के अंदर मैंने देख चुका हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो लेबिएटी जो फैमिली है उसके अंदर देखने को मिलता है, तुलसी फैमिली के अंदर, तो मैंथा और इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा। 25 में देखोगे, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड द सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है ना। सबसे पहले ये शब्द या फिर ये जो लाइन है वो किसने कही है कि कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही हो सकती है, ठीक है ना। ये कोशिका बनी है तो इन्हीं कोशिकाओं से निर्माण हो सकता है। अगर अब दो कोशिका पाई जाएगी तो इनका निर्माण भी इन्हीं कोशिकाओं से हुआ होगा। पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसका मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। तो ये किसने दिया था, वीरचाउ ने दिया था, रोडोल्फ वीरचाउ ने बताया था कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण हमेशा पहले से प्री एग्जिस्टिंग, पहले से उपस्थित, पहले से किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, तो ये रोडोल्फ वीरचाउ ने बताया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखोगे, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉट सराउंडेड, है ना, नोट वाला टर्म दिया है, नॉट सराउंडेड, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है बाई मेम्ब्रेन, कौन सा ऐसे कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो लाइसोसोम के ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लास्टिड के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन राइबोसोम जो है
उसके ऊपर प्रोटीन नहीं पाई जाती है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम जो है वो है क्या? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसके अंदर आरएनए पाया जाता है प्लस आर प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर अपन 22 पे चले, देखो इलोंगेटेड इंटरनोड, इंटरनोड की लंबाई है वो बड़ी है। देखो इलोंगेटेड मतलब लंबा, इंटरनोड थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, ये थैलस है, ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है? ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं। सेपल्स के ऊपर जो है ये क्या है? पेटल्स है, इन्हें कहते हैं कोरोला। सेपल्स और इसके बीच में यदि इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाए यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी? ऐसे स्ट्रक्चर कि यहाँ तो थैलेमस है, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो है सेपल्स है, और इसके बीच में लंबाई बढ़ गई इंटरनोड की, और यहाँ से क्या निकले? देखो ये निकल गया कोरोला। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये पूछना चाह रहा है कि इंटरनोड की ये जो लंबाई है अगर ये बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? नॉन एज, ठीक है ना। बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन व्रंत क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? एंथोफोर के नाम से जानते हैं, एंथोफोर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंथोफोर। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम के अंदर। 27 में देखोगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हर क्वेश्चन में आपको महसूस होगा नोट, यस, रॉन्ग, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नहीं है? देखो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, नॉस्टॉक प्रोकैरियोटिक है, क्लोरेला जो है वो क्या है? ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी है। इसका मतलब ये यूकैरियोटिक है। ये कैसी है भाई? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक एग्जाम्पल है, एल्गी का एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरेला। इसमें अपन देखेंगे 28 नंबर में म्यूजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड, किससे संबंधित नहीं है? म्यूजोसोम किस से संबंधित नहीं है? कौन से कार्य से संबंधित नहीं है? देखो पहली बात तो म्यूजोसोम होता क्या है भी? आप बैक्टीरियल सेल जब बनाओगे, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल चारों तरफ से सेल वॉल से घिरी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी स्थान पर इस प्रकार से फोल्ड होकर एक संरचना बनाती है, इसे क्या कहते हैं? म्यूजोसोम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे म्यूजोसोम कहते हैं। म्यूजोसोम में श्वसन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं डीएनए जो होता है यहाँ पर, इस डीएनए के भी टच होता है ये, और डीएनए को भी क्या करता है? सपोर्ट देता है। कोशिका विभाजन के दौरान भी सपोर्ट देता है ये। तो इसमें देखो इसका कार्य पूछा है, नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? सेल वॉल फॉर्मेशन में भी सहायता करता है भाई। श्वसन का इसका मुख्य कार्य है। डीएनए रेप्लिकेशन के सपोर्ट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रोटीन का जब निर्माण होता है, ट्रांसलेशन जब होता है, उस टाइम पे इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन सेल वॉल कोशिका भित्ति के निर्माण में भी काम आता है। श्वसन के दौरान इसका मुख्य कार्य है। कभी पूछा जाए बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कोशिकांग कौन सा है, तो आप कहोगे म्यूजोसोम, और डीएनए रेप्लिकेशन में ये सहायक होता है। आगे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 29 नंबर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। देखो कई क्वेश्चन तो आपके साइंटिफिक जो बेस है, मतलब आपकी डिस्कवरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आरपीएससी के एग्जाम सिलेक्शन के लिए। तो आपको साइंटिस्ट बेस जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं सभी आपको नोट्स के अंदर ऐड करते हुए आगे चलना है।
तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछी है तो आपको पोर्टर आ जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, पोर्टर। ठीक है, इसे तो सिंपल सा साइंटिफिक वाला है। 30 नंबर, विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट तो केवल प्लांट में ही पाया जाता है, ये तो मेन है। सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है किसी भी कोशिका के विभाजन के दौरान ये सेंट्रियोल बनते हैं, सेंट्रियोल जोड़े में पाए जाते हैं, तो ये सेंट्रियोल है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर पाया जाता है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलेगी, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे निकलती है इस प्रकार से, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये जो सेंटर है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर जोन कह सकते हो, सेंटर कह सकते हो, यहाँ से पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में अगर आप देखोगे तो अल्फा और बीटा जो प्रोटीन्स होती है ग्लोबुलर, वो जुड़ती हैं और इनके साथ में जो क्रोमोसोम्स है वो जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इसे स्पाइंडल फाइबर्स भी कहते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। प्लांट सेल में भी कोशिका विभाजन होती है, लेकिन वहाँ पर सेंट्रियोल जैसी कोई संरचना नहीं होती है। प्लांट सेल में केवल यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार की एक डॉट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल। और इन्हीं से क्या निकलती है, सेंट्रियो या स्पाइंडल फाइबर्स की जो फाइबर है वो निकलते हैं इस प्रकार से। लेकिन सेंट्रियोल जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। सेंट्रियोल एक विशेष प्रकार का एनिमल का ही लक्षण है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 33 में, ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, देखो भाई न्यूक्लियोसाइड में अगर आप देखोगे, एक तो आपका नाइट्रोजन बेस प्लस आपका राइबोज शुगर, दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यदि इसके अंदर फॉस्फेट आप ऐड कर दोगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोसाइड पूछा है तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप तो इसमें आएगा ही नहीं। पेंटोज शुगर आ गया प्लस नाइट्रोजन बेस आ गया, ये इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट आएगा ही नहीं इसमें, नॉन ऑफ अबव। इसका मतलब राइट आंसर इसका कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 34 नंबर, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या बढ़ती है, डुप्लीकेशन होता है, उनका डिवीजन होता है, वो कौन सी स्टेज में होता है। तो इसमें आरपीएससी ने हालांकि इसको डिलीट में डाला है, लेकिन इसका ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो G2 जो फेज है वो इसकी लगभग सही रहती है कि G2 फेज के अंदर गैप 2 जो होता है, G1 गैप और G2 गैप, G2 गैप जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो डुप्लीकेशन है उनकी संख्या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, देखो 31 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखें यहां पर 31 नंबर, विच सेल ऑर्गेनल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित साइट कौन सी है। देखो भाई क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वायवीय कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है, तो वायवीय श्वसन हमेशा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट कौन सा आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे 32, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर है जो सही नहीं है। देखो पोटेशियम आयन पंप पैसिव ट्रांसपोर्ट, कभी भी किसी भी मेम्ब्रेन से यदि आयन गुजरेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
तो इससे सीधा प्रवेश कर सकता है एक तो वाटर के अलावा गैसेस सीधे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और जो आपके अल्कोहल हैं वो सीधे जा सकते हैं, ग्लूकोज हैं वो जा सकते हैं हल्के फुल्के। इसके अलावा यदि कोई आयन है, आयन से, तो ये टकराकर वापस आ जाएंगे। आयंस का ट्रांसपोर्ट पैसिव रूप से नहीं होता है, आयंस का ट्रांसपोर्ट हमेशा मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जाता है, तो इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसके अंदर? एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ वो। इसका मतलब कोई भी आयंस यदि एक साइड से दूसरी साइड में जाता है, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसमें हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे दिया है पोटेशियम आयन पंप हमेशा कैसा होता है? एक्टिव होता है, तो ये रॉन्ग आंसर है। फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोल्स ने दिया है, राइट है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये तीनों सही है। तो ऑप्शन पूछा जो रॉन्ग पूछा है, तो पहला जो है वो रॉन्ग आंसर है। 35 में देखोगे, ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉस ओवर टेक प्लेस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, क्रोमोसोम एक्सचेंज करते हैं अपने फ्रेगमेंट्स, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और वो सरफेसली रूप से अपन क्या कहते हैं? उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मियोटिक फर्स्ट की प्रोफेज की पेकाइटिन जो फेज होती है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जाइगोटिन, लेप्टोटिन और डिप्लोटिन, पेकाइटिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 36 नंबर, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट ऑफ ह्यूमन का एडल्ट फॉर्मूला जो होता है, डेंटल फॉर्मूला वो क्या होता है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे 2 1 2 3, ये इसका डेंटल फॉर्मूला होता है अपना। 2 जो होते हैं वो तो होते हैं अपने इंसाइजर, ये होते हैं कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 2 1 2 3, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आज के लिए अपना 36 क्वेश्चन हो गए हैं, काफ़ी है। और अगले जो क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में अपन अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। आज का पार्ट नंबर 2 था। तो आप लोग डेली इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो डेली आप लोग अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप कहीं से भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली आपकी MCQ की प्रैक्टिस है वो अपन डेली करवा रहे हैं। और जैसे अभी टाइम मिल रहा है वैसे वैसे अपन जो प्रूफ रीडिंग है वो आपकी UG लेवल की बुक की चल रही है। तो आपको नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपको जो बुक है UG लेवल की वो मिल जाएगी। तो इतने दिन तक आप लोग चैनल के ऊपर डेली विजिट जरूर कीजिए। और अपने चैनल के ऊपर आपको इस प्रकार की वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं, MCQ के भी डले हुए हैं और थ्योरेटिकल भी डले हुए हैं। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और आज का रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।